नीतीश कुमार वो राजनेता हैं जो सियासत में बदलते मौसम सबसे पहले भांपकर खुद पलटते रहे हैं। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री वक्फ बिल पर उस नुकसान को नहीं समझ पाए होंगे जो विपक्ष जता रहा है, या फिर विपक्ष जिस मुस्लिम वोट के घाटे की बात जेडीयू के लिए कर रहा है उसके नुकसान का पैमाना आंक कर ही नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है? उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बड़ा इमोशनल कनेक्ट है वक्फ का मैटर्स का मुस्लिम समाज से, क्योंकि ये हमारे लिए एक इबादत है, ये नमाज की तरह नहीं और इबादत है ये। अगर आप हमारी मस्जिदों को, दरगाहों को जो अल्लाह के नाम पे प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई है उससे अगर आप हमको महरूम कर रहे हैं तो फिर जाहिर है ये तो हमारे लिए बड़ा इमोशनल और बड़ी तकलीफ दे बात रहेगी। तो ये समझ नहीं रहे हैं, ना नीतीश कुमार समझ रहे हैं, ना चंद्रबाबू नायडू समझ रहे हैं, ना चिराग पासवान समझ रहे हैं, ना जयंत चौधरी समझ रहे हैं। तो ठीक है, इनको जनता समझा देगी फिर। क्योंकि मुस्लिमों के लिए वक्फ बिल भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। क्या नीतीश कुमार वाकई वो बात नहीं समझ रहे जो ओवैसी समझाना चाह रहे हैं, या फिर एनडीए के साथ अब हमेशा जुड़कर राजनीति की बात करने वाले नीतीश कुमार ये मान चुके हैं कि मुस्लिम वोट का फर्क नहीं पड़ेगा, और इस सियासत को समझना है तो पहले नीतीश के मुस्लिम वोट का गणित देखना होगा, जो कहता है कि 2009 से 2015 के बीच तक मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार के गठबंधन को बिहार में चुनाव के दौरान मिलता आया, जो धीरे धीरे 2019 से 2024 के बीच एनडीए के साथ चुनाव लड़ने में घटता रहा। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी को फिर भी वोट मिलता रहा। इसकी बड़ी वजह यह रही कि नीतीश कुमार नवंबर 2005 में सत्ता में आने के बाद से ही अपने फैसलों में मुस्लिमों से जुड़े कई अहम दस्तखत करते रहे, जैसे कब्रिस्तान की घेराबंदी, भागलपुर दंगे की न्यायिक जांच कमेटी का गठन और 20% के अति पिछड़ा आरक्षण के फैसले को लागू करना, जिसमें मुस्लिम समुदाय के तबके भी शामिल थे। 2006 से 2014 के बीच नीतीश कुमार ने 5 मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा भेजा, इनमें 4 पसमानदा मुस्लिम थे। लेकिन अब सियासत और परिस्थिति दोनों बदल रहे हैं। तब क्या वक्फ बिल के समर्थन से नीतीश का बचा हुआ मुस्लिम वोट कम हो सकता है? इन लोगों को कुर्सी से प्यार है। इन लोगों की ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। इन लोगों को किसी मतलब नहीं है। आप जान रहे हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो है इस्तीफा दिया था, गोधरा कांड जब हुआ था तो उसको लेकर के वो विचारधारा और नीति सिद्धांत की राजनीति करते थे। लेकिन आज के दौर में जो भी लोग हैं, केवल उन लोगों को कुर्सी से प्यार है, और ना नीति, ना विचारधारा, ना देश के संविधान से कोई मतलब है, ना आरक्षण से मतलब है, केवल अपनी कुर्सी प्यारी है। कुछ लोग भ्रम फैला करके, भावना भड़का करके वोट लेने के कारण मुसलमानों में कंफ्यूजन कर रहे थे। बिहार में सबसे बड़ा पॉपुलेशन है पसमानदा मुसलमान का। वो सारे लोग जो गरीब लोग हैं उनको अब ये फायदा मिलेगा इससे, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे और जिस पर्पस के लिए दान दिया जाता था वो सही जगह लगेगा। गरीब मुसलमानों को इसका फायदा होगा। स्पष्ट किया उन्होंने इस बात को। जिस तरह की नीतियां चल रही है जनता दल के अंदर, एक भी मुस्लिम नेता नहीं बचेंगे। सिर्फ झूठ बोलना, फॉल्स नैरेटिव सेट करना, लोगों में एक डर का माहौल पैदा करना, सिर्फ विपक्ष की अब ये भूमिका रह गई है। कल मुझे बता दीजिए विपक्ष के कितने नेता थे जो तथ्यों पे बात कर रहे थे? अधिकांश लोगों ने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे के भ्रम फैलाने का प्रयास किया कि मुसलमान के विरोध में ये बिल आ रहा है तो मुसलमानों की ज़मीन छीन ली जाएगी। भाई सिस्टम में अगर पारदर्शिता ला रहे हैं तो किसकी ज़मीन छीनी जाएगी? सिस्टम को अगर ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है और सशक्त बनाया जा रहा है, प्रो पुअर मुसलमान बनाया जा रहा है, महिलाओं को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, तो ऐसे में चिंता आपको क्यों हो रही है? पर चिंता उन लोगों की स्वाभाविक है जो इसके ठेकेदार बने हुए हैं, जिन्होंने इसको भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। उनको चिंतित होना स्वाभाविक है। जब उनके हाथ से चीज़ें जाकर गरीब मुसलमानों में बटेंगी तो स्वाभाविक है कि ये लोग चिंतित होंगे, और इसीलिए इन लोगों ने एक डर का माहौल बनाया। कल अगर इतनी ही चिंता थी तो क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग करते ना। सारे कांग्रेस के सांसद, अगर इतनी ही चिंता थी तो एलओपी खुद बोलते, सारी बातों को इसके ऊपर रखते। जबकि बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो एलओपी खुद गायब थे।